Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss learning strategies and language processing theories. In previous lecture, as we have discussed some of the cognitive approaches that uh, are helpful while processing the second language acquisition. Approximately, we have three types of different theories, and we have three types of learning strategies. The first one is metacognitive strategies, second one cognitive strategies, and third one social or affective strategies. And these strategies, and even though we have already read or we have already discussed in our first or primary lectures that we have taken, but again these are the part of cognitive strategies as well, so we have to learn it again so that we can clearly make the concept related to the what is the cognitive strategies and what is the cognitive strategies and what is the social affective strategies. Metacognitive, what is the metacognitive strategies? It is important but overlooked. Thinking about thinking, in other words, knowing what we know and what we do not know. बेसिकली हमें ये असेस करना होता है कि हाउ much information that we have already occupied in our minds or how much is required to get the concept or to get the aspect of that specified topic. कितनी information हमारे पास पहले already मौजूद है और कितनी मजीद हमें चाहिए, इसके बारे में सोचना ये पहला पॉइंट है इसका. इवन के ये जो टेक्निक्स होती हैं ये आप कह लें कि दे आर टेक्निक्स दैट हेल्प पीपल बिकम मोर सक्सेसफुल लर्नर्स. और पहली टेक्निक यही हमारे पास है कि इफ यू नो द पोजीशन ऑफ योरसेल्फ, वेयर यू आर, एक्चुअली द पोजीशन ऑफ your is not the your, basically it's the position of your knowledge, the position of your status and the position of your level, where you are actually varied. आप हकीकत में एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, आपका एग्जिस्टेंस पॉइंट बेसिकली है क्या. आपका जो एग्जिस्टेंस पॉइंट है, अगर इफ यू आर capable enough to maintain or learn about the status or the level of your knowledge, it will be good for you to attain or maintain the rest of the things. अगर आप के पास आपको इंफॉर्मेशन है कि आप किस लेवल पे वेरी करते हैं, आप एक एवरेज हैं, आप कह लें कि एक आप एक्सीलेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप बिल्कुल प्राइमरी स्टेटस पे हैं. अगर आपको अपने स्टेटस का पता है तो देन यू कैन इजीली मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू मिडिल एंड मिडिल टू हाई. आप फिर उससे आसानी से अपने स्टेप को मूव कर सकते हैं अगर आपको पता है तो. अगर इफ यू डोंट नो अबाउट योर स्टेटस तो पहले लेवल पे ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ जाएगी, और वो यही जो प्रॉब्लम होगी, जो अगर तो आप उसे सॉल्व कर लेते हैं तो फिर वो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज की शक्ल में, लेकिन अगर आप उसे सॉल्व नहीं करते तो वही आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाएंगी और वही आपके लिए एक हिंड्रेंस का बायस बनेगी. लेकिन when you read something you have strategies so in thinking also. मतलब जब तुम पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई एस्पेक्ट तो होता है सोचने का कि मैं सोचता हूँ. डेफिनेटली जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो चल रहा होता है, हम उसके किसी ना किसी पहलू के बारे में सोचते जरूर हैं कि हम किस पहलू की बात कर रहे हैं, हम किस पहलू के बारे में जानना चाह रहे हैं. अगर हम जब कोई लर्निंग का प्रोसेस शुरू करते हैं या हम रीडिंग का प्रोसेस जब शुरू करते हैं तो definitely the first thing that is occurred in our mind, that is a concept or the meaning or the explanation of that specific word that we want to understand. सबसे पहले हम यही सोचते हैं, अच्छा इसका मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये है, अब इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर ये है. या हम क्लियरली नोटिफाई कर देते हैं that the exact meaning of that specified word that is this. कि हम साफ साफ बता देते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है. कि हमारे पास हजार बार ऐसा होता है कि सम टाइम हम जब पढ़ते हैं तो हम टीचर से मतलब पूछते हैं तो टीचर डायरेक्ट मीनिंग नहीं बताता हमें. वो कहता है कि बेटे इसका मतलब तो ओवरऑल ये हो सकता है लेकिन यहाँ पर इसकी सेंस ये बन रही है. तो इट्स मीन वो जो थिंकिंग का एस्पेक्ट उसने बताया है वो उसके लेवल को अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो जानने की कोशिश कर रहा है. तो ये हमारे पास मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज है कि अगर हम इसके बारे में काम करते हैं. लेकिन इसके अंदर तीन चीजें मुलविस होती हैं कि there are three different aspects that are correlated while we processing or while we assuming the metacognitive strategies. First, what are the development, हम जब काम करने से पहले जो स्टेटस है हमें वो भी जानना है.
कि हम अपने आप से पूछ सकें कि हम कहाँ पर हैं। जैसे कि वो कहता है बिफोर क्या है, फिर ड्यूरिंग क्या है और आफ्टर क्या है। ये 3 मेजर क्वेश्चंस हैं जिनको वो कहता है आप एवेल्युएट कर लेते हो तो आप मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज को अच्छी तरह से कंसीडर कर लेते हो, अच्छी तरह से जान जाते हो कि आपको करना क्या है। कहता क्या है, बिफोर डेवलपिंग अ प्लान you can ask yourself why I am doing this और why you are doing this। आप खुद से ये पूछें कि आप ये कर क्यों रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि what should I do first, आप पहले क्या करेंगे। how much time do it I need to do this, आपको वक्त कितना चाहिए होगा इसके लिए। मतलब काम करने से पहले आपकी जो प्री प्लानिंग जिसे हम कहते हैं वो मेटा स्ट्रेटेजीज का पार्ट है, लेकिन वो हम कंसिडर करते हैं बिफोर डेवलपिंग और बिफोर प्लानिंग। अगर आप अपना आप कह लें कि प्राइमरी ढांचा या प्राइमरी स्केच जो है आपका, अगर वो आप एक अच्छा स्केच डेवलप कर लेते हैं, दैट विल हेल्प यू टू असेस योर नॉलेज, दैट विल हेल्प यू टू असेस योर टारगेट। वो आपका टारगेट चेस करने में, आपके टारगेट को अटेन करने में वो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इफ 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 यू मेक अ प्लान अबाउट योर एग्जिस्टेंस एंड अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट टू एक्सप्लोर। अगर आप अपनी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उनके बारे में एक्सप्लोर करने से पहले, काम शुरू करने से पहले, उस डेवलपमेंटिंग से पहले ही थिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उसे टाइम कंज्यूमिंग के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए, उसके सब्जेक्ट्स के लिए, उसकी कैटेगरी के लिए, तो फिर ये आपका कॉन्सेप्ट जो है मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में होगा, जो आपके इल्म के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। पहला स्टेप ये है कि आपको काम शुरू करने से पहले भी कुछ चीजें सोचनी है, और वो सोचना क्या है कि आप हैं कहाँ पे, आप करना क्या चाह रहे हैं, पहले क्या करेंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या ये कवर कर लेंगे हम, हमारा नतीजा क्या निकलेगा, फाइंडिंग्स हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर ये चीजें आप अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं तो डेफिनेटली आप इन चीजों का आंसर भी हासिल कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है जी ड्यूरिंग क्या होता है। ड्यूरिंग ये होता है कि जो आपने मैप बनाया है, अगर आप उस मैप के अकॉर्डिंग खुद को मेंटेन रखते हैं, अपनी नरिशमेंट उस मैप के मुताबिक चलते रहते हैं, तो पॉसिबल है कि दैट यू विल बी केपेबल इनफ टू अटेन योर डिजायर रिजल्ट, कि जो आप रिजल्ट हासिल करना चाह रहे थे आप हासिल कर लेंगे। बट द कंडीशन इज इफ यू फॉलो योर प्लान और इफ यू मेंटेन योर प्लान। और अगर अपना प्लान मेंटेन रखते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करते रहते हैं, तो फिर चांसेस हैं कि आप अपने पर्पस से, आप अपने गोल से, आप अपने टारगेट से हटेंगे नहीं, आप बिल्कुल उसके करीब से करीब तर होते जाएंगे। इसमें नियर टू गेट हो जाएगा आपका। बिफोर ये है कि आपने काम शुरू करने से पहले जो प्लानिंग करनी है। ड्यूरिंग ये है कि आपने अपने प्लान को मेंटेन रखना है, आपने मेंटेन रखना है, आपने अपने टारगेट को सामने ही रखना है, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपको यू हैव टू स्टिक ऑन योर आइडिया, आपको अपने आइडिया के ऊपर स्टिक रहना है, और अगर आप स्टिक रहते हो तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज जो है उसका दूसरा पॉइंट होगा। और थर्ड ये है कि आफ्टर कंडक्टिंग योर रिसर्च और आफ्टर कंडक्टिंग योर क्वेश्चंस, you uh, you should evaluate your plan, either it is good or not, either it is got by the desired result or not। Evaluate the plan, how did I do better or worse than I thought। जो आपने सोचा था उससे बुरा किया या उससे जैसा किया या वैसा आपने करने की कोशिश की, अगर की है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपने एवेल्यूएट कर लिया है कि मैं ये चाहता था, रिजल्ट भी यही निकले हैं, दैट्स गुड, आपकी एवेल्यूएशन आपके टारगेट को मीट कर गई है। लेकिन अगर आपने उससे बुरा किया है तब भी वो आपको हेल्पफुल होंगी, और जब आपने अच्छा किया है तब भी आपको हेल्पफुल होंगी, दोनों तरह से आपको फायदा देंगी। अगर आप बुरा करते हैं तो फायदा इसलिए देंगी, आइंदा कभी आप इन नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब कोई काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगी कि मैंने पहले ये परफॉर्मेंस की थी तो मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, लिहाजा मुझे इनमें से ये स्टेप छोड़ने पड़ेंगे, मुझे नए स्टेप्स को अवेल करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अचीव योर टारगेट, लिहाजा भी आप अपना टारगेट अचीव कर सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। यहाँ पर ये वो 3 स्टेप्स हैं, बिफोर क्या है और ड्यूरिंग क्या है और आप कह लें कि एट द एंड पे क्या है हमारे पास। क्या कहता है जी, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है। बिफोर बिगिनिंग अ टास्क सेट गोल, प्लान द कंटेंट सीक्वेंस, चूज स्ट्रेटजीज।
फिर वाइल जब आप करते हो, जब आप ड्यूरिंग के प्रोसेस में आते हो, कहता है जी वर्किंग ऑन अ टास्क, चेक ऑन द टास्क, चेक द कंप्रीहेंशन, चेक द प्रोडक्शन। मतलब आपने अपने टारगेट को मेंटेन करना है, उसके ऊपर लुक इन करना है, लुक आफ्टर करना है कि क्या आप अपने ट्रैक के ऊपर ही हैं। फिर एट द एंड पे आफ्टर में क्या करते हैं, हम एवेल्युएट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, असेस हाउ वेल यू हैव accomplished the task and how well you have used the learning strategies, identify changes to be made next time। क्या कौन सी गलतियां आपने की हैं उनको सामने रखें, आप आइंदा कभी ना करें। कौन कौन से काम आपने बेहतर किए हैं जो आपको आइंदा भी मदद दे सकते हैं। इट्स मीन आपकी एवेल्युएशन तीसरे स्टेप पर होगी। और ये पहला स्टेप प्लानिंग, सेकंड मॉनिटरिंग एंड थर्ड वन एवेल्युएटिंग। और ये जाने कैसे जाते हैं, जो प्लानिंग है उसे हम बिफोर कहते हैं, जो मॉनिटरिंग है उसे हम ड्यूरिंग कहते हैं, और जो आप कह लो कि एवेल्युएटिंग है उसे हम आफ्टर कहते हैं। अब कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली आपको जो मिलती है वो रिहर्सल है, कि चीजों को रिपीट करना बड़ा जरूरी है अगर आप कोई चीज सीखना चाह रहे हैं। और आपको पता है कोई भी रिपीटेड एक्ट जो होता है ना, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है, रिपीटेड इन अ सेंस ऑफ प्रैक्टिस आता है, याद रखना आप मेरी बात को। और जब हम रिपीटेड की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर प्रैक्टिस की बात आती है। तो फ्रांसिस बैकन कहता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद है कि नहीं याद? फ्रांसिस बैकन कैसे पढ़े हैं सर? किसके? फ्रांसिस बैकन। बैकन अभी पढ़ा हमने, मिस अमरीन ने पढ़ाया था मिड हाँ, से ट्रुथ पहले। है जिसमें आप कह लें कि ट्रुथ है, लाए है, फिर उसके और भी हैं ऐसे। पेरेंट्स डेथ। हाँ जी बिल्कुल, ये इनमें है मेरे पास। एक जो ट्रुथ है उसमें मेरे ख्याल ये बातें बताता है। खैर, फर्स्ट स्टेप आपका है प्रैक्टिस का, कि आपको चीज रिपीट करनी है, रिहर्सल करनी है। सेकंड पे आपको उसकी ग्रुपिंग करनी है, मतलब कि चीजों को प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है। जब आप सेकंड स्ट्रेटजीज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे कि आपको कौन से ग्रुप कौन से कहाँ पे रखने हैं और कौन से ग्रुप कहाँ पे रखने हैं। अगर आपके पास 5 ग्रुप हैं तो यू हैव टू चूज फर्स्ट वन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू दैट स्पेसिफाइड टास्क। अगर आप कोई प्लान करना चाह रहे हैं, ग्रुपिंग आपके पास 5 ग्रुप की है, तो आपको एक ग्रुप उनमें से मुंतखब करना पड़ेगा जो उन सबसे बेहतर है। और फिर आफ्टर दैट आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा जो सबसे बिल्कुल कमतर है। और जब आप स्ट्रेटेजीज को डेवलप करेंगे, मेंटेन करेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो ये भी आपकी लर्निंग का एक अच्छा हिस्सा बन जाएगा। फिर ये होता है कि इन्फ्लुएंसेस करना है हमने। इसमें इन्फ्लुएंसेस में क्या करेंगे, ट्राई टू गेस द मीनिंग्स। मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट और इन आउट कॉन्टेक्स्ट, दोनों तरह से देखें कि इसके किस तरह से मतलब निकल सकते हैं। इन बिटवीन द लाइन क्या हो सकता है, लिंग्विस्टिक इसका एस्पेक्ट्स क्या हो सकता है, और ये दोनों तरह से हमें इंफॉर्मेशन कितनी देता है। ट्राई टू अज्यूम, ट्राई टू परसेप्ट और ट्राई टू प्रिडिक्ट द कस्टम और द मीनिंग और द पार्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। आपका पर्पस ये है कि इन्फ्लुएंसेस के अंदर आपकी प्रिडिक्शन का अमल जरूर चलना चाहिए। आप वो सारी इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करें जो आपके पास अवेलेबल है, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्रीहेंशन नोट और रिलेटेड टू दैट स्पेसिफाइड टास्क। वो जो टास्क आपको दिया गया है उस टास्क के रिलेटेड आपके लिए जरूरी है कि आप उस टास्क को वेरीफाई करने के लिए या उसके मीनिंग को अच्छा बेहतर बनाने के लिए आप अपनी पर्सनल जर्नल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करें, प्रिडिक्ट करें, अज्यूम करें, और ताकि आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकें। After that, you have the 4 steps in cognitive strategies, that is summarizing। समराइजिंग क्या है जी, मेजर पॉइंट्स निकालनी है आपने और मेजर पॉइंट्स को समराइज करें। ऐसा ना करें कि आप एक ही चीज को बार बार करें। एक ही चीज को बार बार करेंगे तो रेपुटेशन की सेंस आ जाएगी, तो आपको चीजों को रेपुटेशन नहीं करना। आपको मेजर पॉइंट्स मेंशन करने हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपके पास हैं उनको आप अगेन मेंशन करें वहां पर। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को हम समराइज में करते हैं जिसे हम समरी कहते हैं, और उन्हीं की तरफ हम बढ़ते हैं। और ऐसे ही क्या कहता है जी, रीस्टेट द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स और कंडेंस कीवर्ड्स, रिमूव रिपीटेशन। रिपीटेशन का वहां पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कीवर्ड का वहां पर आप करें कि फोकस होना चाहिए। और मोस्ट जो मेजर पॉइंट्स जो हैं उनको आप वहां पर फोकस रखें। फिर डिड्यूसिंग क्या है जी, अप्लाइंग रूल्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। या आप लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के जो कौन कौन से इस्तेमाल तरीके कर रहे हैं उनको भी आप मेंशन रखें कि मैंने पहला फर्स्ट स्टेप ये लिया था, दूसरा ये लिया था, तीसरा ये लिया था। और लास्ट पे आप इमेजरी, जिसे हम कहते हैं कि एक इमेजिनेशन का होना, एक आप कह लें परसेप्शंस का होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। अगर आपका एक विजन नहीं है,
अगर आपकी कोई इमेजरी नहीं है तो आप उस इमेजरी को पिक्चर नहीं बना सकते। आप उस विजन को, आपका कोई ड्रीम नहीं है तो आप उस ड्रीम को फुलफिल नहीं कर सकते। इमेज का होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके टारगेट का हासिल करना। इफ यू हैव नो इमेज देयर विल बी नो पिक्चर। अगर आपके पास इमेज नहीं है, इमेजरी नहीं है, तो उसकी पिक्चर आप कभी नहीं बना सकते। मतलब परसेप्शंस का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप परसेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप उसे अचीव कर लेंगे। बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए। क्यों? अगर आप बड़े ख्वाब नहीं देखेंगे तो आपका टारगेट बड़ा नहीं होगा, एम बड़ा नहीं होगा। जब एम बड़ा नहीं होगा तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आप उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो हमेशा बंदे को अपनी औकात से ज्यादा बड़ा टारगेट लेना चाहिए। अपनी औकात के बराबर का नहीं लेना चाहिए, वो आसानी से हासिल कर लेता है। मतलब मेरा लेवल है कि मैं 8 घंटे मेहनत कर सकता हूं, तो मैं ऐसा टारगेट लूं जो 8 घंटे मेहनत करने से वो मीट कर जाएगा, तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। अगर मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी 8 आवर वर्किंग की है और मैं टारगेट जो लेता हूँ वो 20 आवर का लेता हूँ, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। लेकिन अगर मैं उसे फुलफिल कर लेता हूँ, तो मैंने जो प्लानिंग की थी, जो मैंने जो अज्यूम किया था, मैंने जो इमेजरी बनाई थी, मैंने जो उसे आप कह लें कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की थी, वो समझ लें कि वो सब फ्रूटफुल साबित हो जाएंगी और वो मेरे लिए कंप्रीहेंसिव नोट रखेंगे कि मैंने ये काम किस 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 तरह से किया है, किस तरह चीजों को बनाया, किस तरह ऑर्गेनाइज किया, किस तरह प्रोसेप्ट किया, किस तरह उसके ऊपर वर्किंग की। तो वो काम जितना बड़ा होगा उतनी आपकी स्ट्रगल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जितना छोटा होगा आपको लेजी बनाएगा। जो हैवी टास्क होगा वो आपको आप कह लें कि अटेंटिव रखेगा, एक्टिव रखेगा। लेकिन जो लो टास्क होगा, जो इजी टास्क होगा, वो आपको लेजी करेगा और कंफर्म्ड है कि आपको इनएक्टिव रखेगा। कंफर्म पक्की बात है। फिर कहता है जी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है इसमें मेटा कॉग्निटिव में, वो हमारे पास है जी ट्रांसफर। जी ट्रांसफर क्या होता है जी? ट्रांसफर यूजिंग नोन लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट अ न्यू लर्निंग टास्क। और समहाउ मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है ये कॉग्निटिव का हिस्सा है, ये कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज का हिस्सा है। ट्रांसफर हम इंफॉर्मेशन करते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसे हम फौरी माइंड में ट्रांसफर करते हैं, नई इंफॉर्मेशन को असेस करने में, अज्यूम करने में या प्रिडिक्ट करने में। हम क्या करते हैं कि लर्निंग टू ड्राइव अ कार हेल्प्स अ पर्सन टू लेटर ड्राइव अ ट्रक। जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास थी, आप कह लें कि हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल जब चलाते हैं तो उसका जो बैलेंस है, आप कह लें कि उसका चलाने का बैलेंस नहीं, उसके ऊपर खड़े होके बैठने का जो बैलेंस है वो हम सीख जाते हैं। जब बंदा साइकिल जो चलाता है वो बाइक पर बैठा गिर नहीं सकता, क्योंकि उसे बैलेंस आता है, हैंडल पकड़ना उसे आता है, बाइक को बैलेंस रखना उसे आता है। उसका गेयर चलाना ये बकिया मामला तो बात के हैं, कम से कम बैलेंस करना तो उसे आता है। वो पहले इन्फॉर्मेशन उसने बैलेंस करना सीख लिया था, वो उसे हेल्प करेगा। इसी तरह एक गाड़ी है, कार की एग्जांपल देता है कि कार आप जानते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जितनी है वो आपको बड़े ट्रक चलाने में भी दे सकती है, क्योंकि वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। स्टेयरिंग सेम है, लीवर सेम होगा, वहां पर गेयर लगाने का अमल सेम होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि गाड़ी बड़ी होगी, वो गाड़ी छोटी होगी। तो जो पहले का एक्सपीरियंस था वो बाद के एक्सपीरियंस को लर्न करने के लिए, बाद के इन्फॉर्मेशन को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, बल्कि हमारी मदद करता है। और इसे हम ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें असेस करती है, हमें आप कह लें कि हेल्प करती है अपने टारगेट को अचीव करने में। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें या फिजिक्स की बात करें तो उसके अंदर आप कह लें कि जो एक फार्मूला है ए की दो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो यहाँ पर जिस बंदे को ये फार्मूला आता है, अगर उसे कीमतें बताई जाएंगी तो कोई भी कीमत बता दी जाएगी तो उसके साथ वो सारे सारे सवाल कर लेगा, सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। अमूमन टीचर क्या करते हैं ऐसे लेवल्स पे, जो सेम फार्मूला के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन करवा देते हैं या एक या दो क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देते हैं और बकिया बच्चों से कहते हैं कि आप सॉल्व करें। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वो इन्फॉर्मेशन बकिया क्वेश्चंस को पुट करने में उनकी मदद करती है। तो इसलिए वो यहाँ पर मैथ और फिजिक्स की बात करता है। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं, जिसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं, वो भी आपकी मदद करते हैं। जो फॉर्मूला लगा दिया जाता है, अगर हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला जब पुट कर देते हैं तो डेफिनेटली जब भी वेलोसिटी इस्तेमाल होगी तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन बाद में लर्न करने वाले नॉलेज के लिए हमें हेल्प करेगी। फिर सेकंड पॉइंट पे होता है जी एलेबोरेशन करते हैं आप।
linking ideas containing or contained in new information or integrating new ideas with unknown information with known information. आप जो इंफॉर्मेशन पहले से जानते हैं उस इंफॉर्मेशन के साथ आप चीजों को इंटरप्रेट करते हैं और आप उन आइडियाज को लिंक करते हैं जो आप नहीं जानते। जो आप चीजें जानते हैं उनको आप उनके साथ लिंक करते हैं जो आप नहीं जानते, और वहां पर आप इंटरप्रिटेशन करके एक अच्छी कंप्रीहेंशन नोट बनाते हैं, और ये यहाँ पर एलोबरेशन मतलब के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना होता है। ये हमारे पास यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सोशल और अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। सोशल और अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या है जी हमारे पास? पहला हमारे पास है जी कोऑपरेशन होता है जी, कि जब हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आप कह लें कि कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या हमने कोई बड़ा फीडबैक लेना है, तो वहां पर कोऑपरेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोऑपरेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली आप वहां पर कोई भी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी सोसाइटी के लिहाज से नहीं कर सकते। फिर ये है कि वर्किंग विद पीयर्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, पुल इंफॉर्मेशन, चेक नोट्स और गेट फीडबैक ऑन अ लर्निंग एक्टिविटीज। अगेन यही है कि जो टीम वर्क होता है वहां पर कोऑपरेशन जरूरी होती है। सोसाइटी में रहने के लिए कोऑपरेशन जरूरी होती है, किसी भी टास्क को करने के लिए कोऑपरेशन जरूरी होती है। अगर कोऑपरेटिव आप रहेंगे तो आप ज्यादा बेहतर अमल दरामद कर सकते हैं अपने काम के ऊपर। दूसरा यह है कि चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन जरूर करते रहें, वहां पर पूछते रहें, अपनी इंफॉर्मेशन को बेहतर करने के लिए अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने इंस्ट्रक्टर से ये चीजों को जानते रहें, अपने क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करते रहें कि ये चीजें ऐसे ही हैं, ये चीजें ऐसे ही हैं, ये चीजें ऐसे ही हैं। अगर आप कोऑपरेशन के बाद अपनी क्लैरिफिकेशन करते रहते हैं तो देन ये भी फिर भी आपके लिए इफेक्टिव रोल अदा करेगा, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, रिफ्रेजिंग करते हैं और साथ में एग्जाम्पल पुट करते हैं। अगर हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चीजों की एक्सप्लेनेशन और साथ में उसकी एग्जाम्पल्स पुट करते हैं। थर्ड जो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ऐड होता है उसे हम कहते हैं जी सेल्फ टॉक। ये सेल्फ टॉक कौन सी है? ये वो है जो आप खुद को सेटिस्फाइड करते हैं, खुद की एंजाइटी को खत्म करने के लिए, खुद के लेवल को बेहतर कंसीडर करने के लिए आप खुद से जो क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने खुद को अश्योर कर लिया कि ये काम ठीक है। समटाइम ऐसा ये सेल्फ टॉक हम क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आर यू श्योर अबाउट दैट। तो जब हम अश्योर के क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अश्योर के क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि क्या तुमने जो बात की है तुम्हें इस पर ध्यान है, मतलब कि तुम कंफर्म हो कि तुमने जो बात की है वो तुम बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, तुम पूरे का पूरा रिजल्ट सही पुट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने रिजल्ट को, अपने नतीजे को या अपने आंसर्स को एक बार फिर दोबारा चेक कर लो। Using mental redirection of thinking to assure oneself that a learning activity will be successful or reduce anxiety about the task। इसमें ये खुद से पूछना है आपने कि आप क्या खुद को समझते हैं कि आप इन सब के आंसर्स दे लेंगे, या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि चीजें सारी सॉल्व हो जाएंगी तो फिर आप अपना उस काम को आगे बढ़ा लें। अगर आपको लगता है कि मैं खुद सेटिस्फाइड खुद को नहीं कर पा रहा तो आप उस काम को आगे ना बढ़ाएं। शहनाज भी क्वेश्चन है आपके पास? आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास जो है थीरीज ऑफ सेकंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहां पे हम प्रोसेस क्या करते हैं? प्रोसेसिंग के अंदर टू कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे पास, एक प्रोसेसबिलिटी थ्योरी होती है और एक परसेप्चुअल थ्योरी होती है। प्रोसेसबिलिटी क्या होती है और प्रोसेप्चुअल क्या होती है, इन दोनों को देखते हैं हम। अमूमन हम जब प्रोसेसबिलिटी की बात करते हैं तो ये प्रोसेस कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करता है, कॉग्निटिव अप्रोच की बात करता है। प्रोसेसबिलिटी theory is part of the cognitive approach to second language acquisition that attempts to increase understanding of the ways L2 learner restructure their inter-language knowledge system। यहाँ पर ये वो प्रॉब्लम को टैकल करने का प्रोसेस है जो उसे सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को लर्न करने के लिए आती हैं और उनमें अंडरस्टैंडिंग करता है और उनको वो रिजॉल्व करता है। ये वो कॉग्निटिव अप्रोच है जो आपको लैंग्वेज का नॉलेज इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, जैसे कि अभी हम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे इससे पहले, अगर स्ट्रेटजीज के ऊपर आप फोकस नहीं रखते तो तब भी आप अपना अमल दरामद अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप कॉग्निटिव प्रोसेस को बेहतर तरीके से अप्लाई नहीं करते
प्रोसेस वो जिसके जरिए से हम फर्स्ट लैंग्वेज को अमल में लाते हैं, इन्वायरमेंट को सामने रखते हैं, सिनेरियो को सामने रखते हैं, लैंग्वेज कैपेबिलिटीज को सामने रखते हैं, फिर स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हैं। और अगर आप इन प्रोसेस के दरमियान से गुजरते हैं तो डेफिनेटली ये आपको इंटर लैंग्वेज लर्निंग के इंटर लैंग्वेज इंफॉर्मेशन को बेहतर बनाने में ज्यादा मदद देगा। कि L1 जो है आपकी, L1 जो कॉग्निटिव प्रोसेस में जो सीखती है, सबसे पहला उसमें कॉग्निटिव है कि वो इनबोर्न कैपेबिलिटीज में पाई जाती है। दूसरा है कि आपको फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है वहां पर कि आप उस लैंग्वेज को बेहतर बनाते हैं। थर्ड ये है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन एज इट इज आपको मिल रही होती है, वो कैब डे बाय डे आपको अपने फैमिली से मिल रही होती है। कहता है अगर आप ऐसा इन्वायरमेंट सेकंड लैंग्वेज की तरफ बढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को उसकी तरफ लेके चलते हैं, तो आपका जो इंटर लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज की तरफ ट्रांसफर होने का, वो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन इसके साथ unlike universal grammar is a theory of grammar that attempts to present both linguistic knowledge and language processing within the same framework। आपको दोनों चीजें देखनी है, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट क्या है इसका और यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, दोनों चीजों के साथ, L1 के दरमियान भी और L2 के दरमियान भी। Unlike universal grammar which is exclusively a theory of linguistic knowledge, lexical functional grammar aims to be psychological plausible that is to be in line with the cognitive feature of language processing। अगेन वो बात आपसे यही करना चाहता है कि हम टोटल डिपेंडेंट नहीं होते यूनिवर्सल ग्रामर के ऊपर। यूनिवर्सल ग्रामर ये नॉम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट जो है, जिसकी हम लैड की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, कि नॉम चॉम्स्की कहता है कि देयर इज अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन आवर माइंड। वी डू नॉट लर्न एनी लैंग्वेज while there all the languages of the world are already occupied by our God। वो हमारे दिमाग में पहले ही रख दी गई हैं, पहले ही ऑलरेडी हैं, जस्ट वी रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट एंड वी फॉलो दैट कॉन्सेप्ट। वो कहता है जी लैंग्वेज सारी ऑलरेडी हमारे माइंड में है, हम सिर्फ उनको पहचानते हैं, लफ्ज को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे हमारे सामने इस्तेमाल होता है हम उसका मीनिंग जान जाते हैं। कहता है कि ये उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वो ये प्रोसेस वैसा नहीं है जो L1 के साथ होता है। L1 के साथ सेम ऐसा ही होता है कि जो हमारी फैमिली बात कर रही होती है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी बातें समझ रहे होते हैं। हमें कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं सिखाता, हमें प्रॉपर कोई बातें नहीं सिखाता कि इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं। वो बच्चा खुद ब खुद इन चीजों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज में कहता है हम चीजों को लर्न तो करते हैं लेकिन बिल्कुल L1 की तरह नहीं करते। यूनिवर्सल ग्रामर उसके ऊपर अप्लाई हम नहीं करते, हम उसका हल्का सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जस्ट के उससे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। फिर क्या कहता है जी, प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी है क्या? कहते हैं प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी एम्स टू क्लैरिफाई हाउ लर्नर्स अक्वायर द कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स और कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म दैट ऑपरेट ऑन द लिंग्विस्टिक नॉलेज दे कंस्ट्रक्ट। किस तरह उस नॉलेज को आप कह लें कि मैकेनिक के लिहाज से या मैकेनिकली आप उसके प्रोसेस को आगे लेके चलते हो, किस तरह लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट उसके ऊपर आप अप्लाई करते हो, ये सारा प्रोसेस जो है ये प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी के अंदर डिस्कस किया जाता है। लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स जैसे कि हमारे पास है, उसका फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट आ सकता है, मॉर्फोलॉजिकल आ सकता है, आप कह लें कि उसके इवन के यूनिट तक की बात की जा सकती है। क्या ये सारी चीज़ें आप इस लायक हैं कि उनको ऑपरेट करते हैं अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से? लेकिन अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती तो फिर हम इस प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन हम ये समझते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन इटसेल्फ इज द ग्रेजुअल एक्विजिशन ऑफ दीज कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म, कि ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन बजाते खुद एक जो प्रोसेस है, ये बजाते खुद एक कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म ही है। ये एक मैकेनिज्म के तहत ही चलता है, एक मैकेनिक्स के दरमियान ही चलता है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई तरतीब नहीं है, इसका कोई रिदम नहीं है, इसका कोई स्टाइल नहीं है, इसका कोई प्रोसेस नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते। कोई भी लैंग्वेज है वो एक प्रोसेसिबिलिटी के लिहाज से चलती है, लेकिन L1 का प्रोसेस जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन L2 का प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमें इन्वायरमेंट जरूर चाहिए होता है, हमें सेकंड लैंग्वेज के लिए आप कह लें कि बाकायदा एक प्रॉपर प्लेस चाहिए होती है, लेकिन L1 के लिए नहीं चाहिए होती। सेकंड लैंग्वेज के लिए प्रॉपर आपको एक लैंग्वेज चाहिए होती है, आपको स्पेसिफाइड मीनिंग चाहिए होते हैं, L1 के लिए नहीं रिक्वायर होते। वहां पर एक इंस्ट्रक्टर का होना बहुत जरूरी होता है, L1 के लिए बहुत जरूरी नहीं होता। लेकिन स्टेप सारे चल रहे होते हैं, इन्हें भी कंप्यूटेशनली हम लेके चल रहे होते हैं। कंप्यूटेशनली मतलब कि हमें अगर हम कोई मैकेनिकली बात करनी पड़े कि हमें कुछ चीज़ों को रीस्टोर करने के लिए या स्टोर करने के लिए कोई डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़े, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़े, तो देन डेफिनेटली वी अप्लाई द सेम मेथड।
that is being applied by the L1. हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो L1 के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन वहां पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं पाई जाती, लेकिन L2 में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है. The basic logic behind processability theory is that learners cannot access hypotheses about the second language that they cannot process. जिस प्रोसेस को के दरमियान से वो गुजरते नहीं है, जिस एक्सरसाइज के दरमियान से वो गुजरते नहीं है, वो सीख नहीं सकते. ये एक इसकी सबसे बड़ी बात है कि सेकंड लैंग्वेज के लिए जरूरी है लर्नर का एक प्रोसेस में से गुजरना. प्रोसेस क्या है कि जब सेकंड लैंग्वेज लर्निंग करेंगे तो हमें एक क्लास का होना बहुत जरूरी है, एक इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है, लर्निंग प्लेस का होना बहुत जरूरी है. अगर ये चीजें आप अडॉप्ट नहीं करते तो आप कह लें कि प्रोसेसिबिलिटी के प्रोसेस से गुजरते भी नहीं है और आप अपनी लैंग्वेज को एक्वायर भी नहीं कर सकते. दे आर क्लेम टू हैव अ हाइपोथेसिस स्पेस which develop over time according to the following hierarchy of the processing resources. वो जो प्रोसेसिंग रिसोर्सेज हैं वो पहला क्या कहता है जी कि पहले आप एक्सेस करते हैं वर्ड को, नो सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, यहाँ पर आपको की इक्वलेंसी नहीं मिलती. यहाँ पर कैटेगरी क्या होती है, लेक्सिकल मॉर्फिंग क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कैनोनिकल वर्ड ऑर्डर होता है. आप बकायदा जब पहले लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग को सीखते हैं तो आपके पास बहुत सारे वर्ड नहीं आ जाते, लिमिटेड सी चीजें होती हैं. फिर आपको ये नहीं पता होता कि इसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आप उसके वर्ड के ऑर्डर का पता नहीं होता, फिर आपको फ्रेजल प्रोसीजर का नहीं पता होता, फ्रेजल मॉर्फिम्स का नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता होता कि इसे मॉडिफाई कैसे करना है, इस प्रोसीजर को एक्सचेंज कैसे करना है. इट्स मीन कि आपके कभी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर कभी गौर करें तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं. पहले कहते हैं जी सब्जेक्ट कहाँ है, उर्दू में फाइल होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, ढूंढो कहाँ पे है. फिर हम कहते हैं उर्दू में फेल होता है, इंग्लिश में वर्ब होता है, ढूंढो ये कहाँ पे है. फिर उर्दू में मफूल होता है, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है. फिर हम ये कहते हैं बच्चे फाइंड आउट करो कि कहाँ पे है. कि अगर हम प्रोसीजर को फाइंड आउट नहीं करते, इससे पहले हमें ये नहीं पता होता सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश में, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें इनकी इंफॉर्मेशन का पता नहीं होता, हम कंपैरेटिवली भी नहीं देख सकते होते, हम फ्रेजल की पोजीशन को भी नहीं देख सकते कि फ्रेज कहाँ पे होता है, मॉर्फीम कहाँ पे होता है, मॉर्फ कहाँ पे होता है. लेकिन ये चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके होते हैं L1 में विदाउट नोइंग द एस्पेक्ट. हम बगैर जाने कि साबका क्या है, लाका क्या है, हमें आता है का की के होता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कौन से साबके हैं, कौन से लाके हैं, ये कौन से हरूफ अतफ हैं, हरूफ जार हैं, हमें नहीं पता ये कौन से हरफ है. लेकिन हमें पता है का की के होता है, इंग्लिश में इसका मतलब ऑफ होता है, लेकिन ऑफ तो प्रेपोजिशन को कहते हैं, इधर हरूफ अतफ आ रहा है. कहने का पर्पस ये है कि इन लेवल्स को अगर आप सामने रखेंगे तो देन आप एक प्रोसेसिंग के दरमियान से गुजरते हैं, और ये सेकंड लैंग्वेज का प्रोसेस ये लिखा हुआ है. नेक्स्ट आपके पास है कि टीचिंग एबिलिटी हमारे पास कौन सी आती है. जी प्रोसेसिबिलिटी जो है theory in order to explain the well documented observation that second language learner follow a fairly rigid route in their acquisition of certain grammatical structures. जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर आपको सब्जेक्ट का नहीं पता, वर्ब का नहीं पता, ऑब्जेक्ट का नहीं पता, तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते. इट्स मीन कोई स्पेसिफाई स्ट्रक्चर्स होता है. तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें किसी टीचिंग की जरूरत पड़ती है और फिर हम उस टीचिंग एबिलिटी के हाइपोथेसिस को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं. फिर अप्लाई करने के बाद हम इस पोजीशन में होते हैं कि उस लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं. स्टेज ऑफ एक्विजिशन कैन नॉट बी स्किप्ड थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन. कभी भी स्टेजेस जो है इंस्ट्रक्शन के जरिए उन्हें स्किप नहीं किया जा सकता. इंस्ट्रक्शन विल बी मोस्ट बेनिफिशियल इफ इट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज. कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है. अगर आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आप चीजों को लर्न कर लेंगे. जैसे मैं कहूँ कि अगर सबसे पहले सेकंड लैंग्वेज लर्नर के लिए जरूरी है कोई लैंग्वेज को देखे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखे, और अगर मैं डायरेक्ट आपको लैंग्वेज का सेंटेंस एनालिसिस पढ़ा दूं तो मैंने सारे स्टेप छोड़ दिए ग्रामर के और मैं लास्ट स्टेप पे चढ़ गया सेंटेंस एनालिसिस पे या पैरेंथेसिस पे, तो बच्चा यहाँ पर इस पोजीशन में नहीं होगा कि मैं इस चीज, वो बच्चा इस पोजीशन में नहीं होगा कि चीजों को लर्न कर सके. तो जरूरी है कि आप प्रोसेस के साथ चलें, टीचिंग एबिलिटी के साथ चलें, हाइपोथेसिस के साथ चलें, एक रूट जो है, एक जो मैप जो आपके पास है उसको सामने रखते हुए चलें. ये कुछ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं फर्स्ट लैंग्वेज के. पहला प्रिंसिपल है कि पे अटेंशन टू द एंड्स ऑफ द वर्ड.
फिर दूसरा प्रिंसिपल है देयर आर लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स दैट इनकोड रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। फिर तीसरा प्रिंसिपल है कि अवॉइड एक्सेप्शंस। फिर फोर्थ प्रिंसिपल है अंडरलाइंग सिमेंटिक रिलेशन शुड बी मार्क्ड ओवरली एंड क्लियरली। वहां पर सिमेंटिक रिलेशन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, कितना बयान किया गया है, किस तरह से बयान किया गया है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते तब भी प्रॉब्लम है। फिर फिफ्थ प्रिंसिपल हमारे पास आता है द यूज ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स शुड मेक सिमेंटिक सेंसेस। आपने जो ग्रामर इस्तेमाल की है वहां पर सेंस भी आनी चाहिए। आपने जो वहां पर आर्टिकल आप कह लें कि हरूफ अतफ हरूफ जार जो इस्तेमाल किया है उसकी सेंस भी मिलनी चाहिए। आपके लिए कहने का पर्पज ये है कि अगर आप L1 की बात करते हैं तो आपको इन 5 स्टेप्स के ऊपर देखना पड़ता है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। फिर ये प्रिंसिपल जो है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स इन सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है जी कि पहला प्रिंसिपल क्या होता है जी, यहाँ पे आपको लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपको होना क्या चाहिए आपके पास, an intra or an inter language system should be constructed in such a way that an intended underlying meaning is expressed with one clear invariants surface. From example, learners of German initially maintain an SVO subject verb object word order in all contexts in spite of the fact that German word order is not so constant. लेकिन वो सीखते हैं, एक बंदा जर्मन सीखने गया है, उसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, कहता है वो पहले यही सीखेगा बकायदा तौर पर। कहता है हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि हर सेंटेंस स्ट्रक्चर जर्मन का ऐसा ही होगा, लेकिन पहले स्टेप पे यही सीखेगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं बजाय इसके कि बच्चे को ये बताऊं कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है, इनकी रिप्लेसमेंट क्या होती है, मैं डायरेक्ट उस सेंटेंस का एनालिसिस पढ़ा दूं, तो ये मैंने स्टेप को फॉलो नहीं किया, लिहाजा वो बच्चा भी इस लायक नहीं होगा कि समझ सके। कहता है the one to one principle means that learner of English will often starts with just one from the negotiation। और निगेशन क्या कहता है, बट वंस निगेशन क्या है जी, नो द डॉग ही नो गो। और बच्चे जो होते हैं आम रूटीन में अगर आप देखें तो जब वो स्टार्टिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो कभी भी, बच्चे तो बड़ी दूर की बात है, जो अडल्ट्स होते हैं इवन के वो भी लैंग्वेज जो पढ़ते हैं तो उनका ऑर्डर जो होता है वो ठीक नहीं होता, वर्ड ऑर्डर गलत चल रहा होता है। वर्ड ऑर्डर बाद में ठीक करवाया जाता है जब वो लर्निंग प्रोसेस में से गुजरते हैं। Once this form has been incorporated into their interlanguage, they are able to notice that their forms add differentiate the environment in which they are occur। वो जब वो गलत बार बार बोलते हैं तो फिर गलत बोलने की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि ये चीजें गलत बयान की जा रही हैं, तो लिहाजा हम इसका ऑर्डर चेंज करें ताकि हम सही कर सकें, क्योंकि वहां पर बकिया जो इन्वायरमेंटल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसको हेल्प करते हैं। और लास्ट आपके पास जो हमारे पास है द रिलैक्सिफिकेशन प्रिंसिपल्स की कहाँ आती है, आप कहाँ रिलैक्स कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। और वैसे तो ये हमारे पास वही है कि समटाइम ऐसा होता है कि जो हम अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। हम अमूमन सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपने आप को रिलैक्स करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर बुक 1 पढ़ी हो तो डेफिनेटली पढ़ के ही आए आप लोग। तो अगर आपको कुछ याद हो तो हमारे पास बहुत से चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि आप कह लें कि माइल्ड अटैक ऑफ लुकर्स का एक चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर में। तो वो जुमला स्टार्ट करता है लुक लुक लुक, वर्ब से शुरू करता है, लुक लुक देयर दे आर, लुक लुक देयर दे आर। फिर दूसरी लाइन में कहता है केम आउट मार्गरेट फ्रॉम द रूम, केम आउट मार्गरेट फ्रॉम द रूम। स्ट्रक्चर जो होता है वो एस प्लस वी प्लस ओ का इंग्लिश का होता है, लेकिन यहाँ पर वो केम आउट वर्ब पहले लगाता है, फ्रॉम द रूम ऑब्जेक्ट बाद में लगाता है, या कॉम्प्लीमेंट बाद में लगाता है, मार्गरेट को बिल्कुल एंड पे ले जाता है। इसमें सम टाइम प्रिंसिपल जो हम बनाते हैं उसमें रिलैक्सेशन होती हैं, हम उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कुछ इजीनेस होती हैं, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन चेंजेस से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम जो कॉन्सेप्ट और जो प्रिंसिपल लैंग्वेज को लर्न करते हैं उनके ऊपर पहले इंप्लीमेंट करें। आफ्टर दैट व्हेन वी एक्वायर मच मोर इंफॉर्मेशन, तब हम जाकर जब हमें महसूस हो जाए कि हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है सेंटेंस के लिहाज से, तो फिर हम कोई भी रिलैक्सेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रिप्लेसमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ चेंजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। That's all from my side। आज हमने लर्निंग स्ट्रेटजीज को देखा है और टीचिंग प्रोसेसिंग को देखा है। आप कह लें जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हमारे पास है, और इसके साथ हमारे पास थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। सेकंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया गया है, एक प्रोसेसिबिलिटी को और दूसरा परसेप्चुअल्स को।
प्रोसेसेबिलिटी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और प्रोसेसेबिलिटी ये हमारे पास अमूमन क्लैरिफाई करती है कि मैकेनिज्म क्या है किसी भी लैंग्वेज के. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क.